हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा तीसरा चैप्टर। हम ये सीटेट के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। सीटेट या यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ये आप प्रिपरेशन करते रहो, आ सकता है तो उसमें भी पूछता ही है। तो बाकी हम ये सीटेट के लिए करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैसेज आया है कि अभी मतलब सीबीएसई की तरफ से कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से, देखो जो ये 1765 है बक्सर की युद्ध के बाद, जब 1764 में युद्ध हुआ था तो उसके बाद से जब अंग्रेज जीत गए थे तब ये रॉबर्ट क्लाइव आया। ठीक है, 1765 में इसने मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लिया। ठीक है, कंपनी दीवान बन गई। अब कंपनी जो है खुद ही दीवान बन गई है। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है कि इस घटना में मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है, इस तरह से इसको दिखाया गया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। मतलब एक तरह से समझ लो ये एरिया है, यहाँ पे जो कंपनी वाले हैं, क्लाइव वाला है, ये सब इनका हो गया। सब कुछ यही लोग जो इनका मन करेगा वो सब करेंगे। ठीक है, अब उसे ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी की वो व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा कर लें। मतलब जितना भी खर्चा आता है सब कुछ अपना यहीं कर ले, बचा खुचा के अपना ले भी तो जाना है उन्हें। कंपनी की आमदनी जो थी ना, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अब खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उससे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। मतलब चाहती तो थी उसको लगान खूब बढ़िया मिले लेकिन व्यवस्था नहीं करना चाहता था, कोई चीज़ नहीं करनी चाहती थी कि हम कुछ करें। बस वो अब चाहती थी पैसा किसी भी तरह से आए, उसका फ़ायदा हो। उसकी कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। मतलब ये चाहता था कि बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे और कम से कम पैसे पे सूती वस्त्र वगैरह खरीदे ताकि अपने यहाँ जाके बेचे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, मतलब ले आती थी, लेकिन इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ये निर्यात की, मतलब सोने चांदी ले आती थी, यहाँ पे देती थी, उसके बदले खरीदती थी। लेकिन अब वो क्या करी, बंगाल में जो सब टैक्स वगैरह, मतलब हमारे यहाँ आई, हमें से टैक्स लिए, हमें से सब सामान खरीदे, हमें सब कुछ करे, फिर बस ले के वहाँ पे जाए। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही। कारीगर गांव छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसा मिल रहा था और जबरदस्ती अंग्रेज उनसे काम करवा रहे थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहा था, कारीगर उत्पादन गिर रहा था और खेती में चौपट होने लगी थी। इसी कारण 1770 में अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों, ये वाला याद रखिएगा, बंगाल में कब अकाल पड़ा था, 1770 में, और 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1 करोड़ लोग लगभग मर गए थे। इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी जो थी ना, ये समाप्त हो गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। खेतों में सुधार की जरूरत, अब खेतों में सुधार की जो है ज़रूरत आ गई। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है तो कंपनी मतलब कुछ ना कुछ तो करेगी ही। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। याद रखिएगा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कौन था, चार्ल्स कार्नवालिस के टाइम पे। इस बंदोबस्त के हिसाब से राजाओं, तालुकदार और जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हीं किसानों से लगान वसूलने, मतलब जो राजा थे और तालुकदार और जमींदार थी, उनको काम दिया गया कि किसानों से वसूलो और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी उनको दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि इतना आपको लाना है किसी भी तरह से इतने साल में। ठीक है, समस्या देखो, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने यह समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जमींदार जो थे ना, अभी भी मतलब ये वो खर्चा नहीं कर रहे थे। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछतेगा, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने के लिए जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी और जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा जमीन वगैरह या फिर जमींदारियों की जो चीज़ें थी नीलामी कर चुकी थी।
19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार की कीमतें धीरे धीरे बढ़ी और खेती में विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार तो आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी ने तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। मतलब एक बार इसको बता दिया कितना ही लेना, अब नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनसे कुछ में बंदोबस्त की शुरुआत में साल, मतलब ये बस वो अच्छे से पैसा वैसा कमा रहे थे, बाकी ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी खेती बाड़ी पे। इस तरह से आप लोग कह सकते हो। फिर एक नया बदलाव आता है, अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। आमदनी की मतलब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी और अंग्रेज भी हार गए थे कि अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी भी दिखाई दी, लोगों को बुरा भी लगता था। महाल क्या था? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी, यह एक गाँव या गाँव का एक समूह होता था। फिर शुरू होता है यहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यवस्था के लिए अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हुई तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके कैसे वो काम चला सकती थी। भाई इतना टैक्स कैसे थोड़ा सा टैक्स ले रही है, उसको बहुत काम है, हर चीज़ों में लगाना है, राज्य करना है भारत में, तो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से ना। बंगाल प्रेसिडेंसी, ये उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी एक नई व्यवस्था तैयार की, ठीक है। 1822 में ये लागू हुआ। मैकेंजी को विश्वास था कि देखो मैकेंजी जो था ना, इसको मतलब कि भरोसा था कि उत्तर भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा। और देखो अस्थायी बंदोबस्त और इसमें डिफरेंस है, ये बात समझ में ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। आपसे यही पूछेगा और जस्ट उल्टा करके देता है। खेतों को मापा और विभिन्न रीति रिवाजों के साथ और कई खेत अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर एक गांव या ग्राम समूह महाल मतलब वसूलने का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसके समय समय पर इस पर डिफरेंस मतलब कि जो भी संशोधन होगा अमेंडमेंट करती रहेगी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को चुकाने का अदा करने का जिम्मेदार जो है इस बार जमींदार को नहीं, अस्थायी बंदोबस्त में किसको दिया गया था? जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। गांव के जो मुखिया हैं उनको दिया गया, जमींदार को नहीं दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त और ये इस महालवारी बंदोबस्त का इसको नाम दिया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त और महालवारी में मतलब चेंजेस आए। अब आता है मुनरो व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटिश नियंत्रण के दक्षिण, ये साउथ की बात कर रहा है, साउथ साइड की बात कर रहा है, ठीक है ना। वो तो हमने उत्तर की तरफ देखा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाए गए। जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के चले युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा मतलब जो भी चीज़ था कब्जे में ले लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दिया। ये याद रखिएगा, रैयतवारी, महालवारी, अस्थायी बंदोबस्त का डिफरेंस। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान जो है रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। मतलब ये सीधे किसानों से ही चीज़ लेते थे। जहाँ पे ये अभी हमने देखा महालवारी में ये मुखिया से लेते थे और अस्थायी बंदोबस्त में जो था वो जमींदारी से लेते थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग अलग सर्वेक्षण किया जाना। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। ये जो था मुनरो, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ ही साल के भीतर उन्हें समस्याएं दिखने लगी, अलग अलग चीज़ें होने लगी। मतलब अब यूरोप के लिए फसलें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, रंग वाला। और यूरोप, अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों ने न केवल राजस्व प्रदान कर सकते बल्कि यूरोप की ज़रूरतों को भी वो लोग पूरा कर सकते। यूरोप में जो फसलें उनको चाहिए वो भी कर सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था कि अंग्रेजों को चाहिए, नशेड़ी तो थे ही, उनको अफीम चाहिए ही, नील भी चाहिए। नील का बहुत तेज मांग फैला कपड़े वगैरह पेंट करने के लिए। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे आपने देखा ना नील की खेती के लिए चंपारण में गांधी जी आए सबसे पहले 1917 में। तो इसी तरह बंगाल में पटसन, असम में चाय, याद रखिएगा बंगाल में पटसन था, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी जिसको अपना उत्तर प्रदेश बोलते हैं, गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये अंग्रेजों ने तय किया था कि यहाँ पे ऐसी तरह से उगाया जाए। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? हाँ, रंग का भी याद रखिएगा। चित्र नंबर 5 और 6 ये चीज़ें हैं।
ये दी गई है। बाई तरफ आंध्र प्रदेश की बुनकरों द्वारा, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा कलमकारी छापा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छाप हैं। ये गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ बिल्कुल। आपसे पूछेगा कलमकारी कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का, ये लगा देना। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील के नाम से एक पौधे से निकला आ जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना थी कि 19वीं सदी के में ब्रिटेन के मॉरिश के छापे में इस्तेमाल किया गया नील जो है भारत में उगने वाले पौधे से ही तैयार किया गया था। उसमें भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? देखो यार, कलर के लिए तो था ही, ठीक है, कपड़ों के रंग के लिए सबसे ज़्यादा था। मुख्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था जहाँ पे गर्मी वगैरह पड़ती। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कपड़ा के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करने लगे थे। और मतलब सब लोग को चाहिए लगे, अब खूब पैसा वैसा एकदम से भरपूर महंगा महंगा बेचने लगे। अब सब लोग एकदम सोचे कि अब कितना बेच दे, कितना भारत से नील उगवा लें, ठीक है। मगर कपड़े को रंगने वाला नील को लोग सबसे ज़्यादा कपड़े के रंग, मतलब जो रंग होता था नील, उसको पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादन के नील ने आयात पर पाबंदी लगा दी। ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी करके कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो और फ्रांसिस, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों पर नील के बागान का मतलब बागान सामने आ गए थे। अब सब धीरे धीरे करने लगे। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था उस टाइम पे, और कपास के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपड़ों की रंगाई में मांग तेजी से और बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। फिर वहीं 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंग गेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी न किसी की स्रोत की तलाश कर रहे थे। तो वो हमारी तरह पूरा तरह से यही पगलई करने लगे हमारे यहाँ ही। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। 18वीं सदी में दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा का केवल 30% भाग था। 30%। वही 1810 की बात जब आई तो 95% हो गया। आप समझ रहे हो ना किस तरह से ये लोग मतलब शोषण करते गए। नील की खेती कैसे? नील की खेती जो होती था नीज और रहती, नील की जो खेती थी ना, बहुत मतलब मजदूर बहुत मेहनत करते थे, और जहाँ पे ये लोग खेती करते थे पूरी वो भूमि बंजर हो जाती थी। बाद में इसको यूज़ में नहीं ले सकते थे, उसमें अच्छे फसल नहीं उग पाते थे। बागान मालिकों को नीज खेती के क्षेत्रफल की मुश्किलों से मतलब आने लगी थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी और बाद में वो बंजर हो जाती थी। तो दिक्कतें तो होने लगी थी इन लोगों को बहुत ज़्यादा। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा। और कभी कभी मतलब क्या करते थे ये लोग, वो सब कर्जा वगैरह लेके फिर खेती करते थे, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी यार इस तरह से, बहुत शोषण भी करते थे। नील की खेती के आसपास स्थित नील का कारखाना विलियम्स, ये सिप्सन का चित्र है, 1863 में इसने बनाया था। देखो हौदा लेते थे, उसमें घोल करते थे, हौदे में घोल करके हिलाने वाला एक खड़ा मजदूर, ठीक है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भारे मतलब नील के घोले में खड़े होने पड़ता था। नील विद्रोह और उसके बाद देखो, गांधी जी के पहले 1917 से पहले भी नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1859 में हुआ था। नील के जो मतलब हज़ारों रैयत थे वो बंगाल में, उन्होंने खेती करने से इनकार कर दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब बोले हम नहीं करेंगे चाहे जो हो जाएगा। और अंग्रेज़ों ने मारा पीटा जो भी किया, सब कुछ किया, एजेंटों की पिटाई की, लेकिन फिर भी लोगों ने, रैयतों ने कसम खा ली कि ना वो तो नील की खेती नहीं करेंगे, ना ही कर्जा लेंगे, और बागान मालिकों की लाठी धरो गुंडों से डरेंगे। मतलब इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद आता है फिर गांधी जी आते हैं ना हमारे 1917 में। गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन शुरू किया था।
एक चीज़ याद रखिएगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये बहुत बार आया है। हाजी मुल्ला ने कहा था नहीं मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील क्या है, हम उसको नहीं उगाएंगे चाहे जो हो जाएगा। हाजी मुल्ला ने ये बात बोला था। चाँदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की और उन्होंने यही बात बोली थी। ये बिहार टीचर में भी पूछ चुका था ये क्वेश्चन। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियोस प्लीज़ कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक यू।